सक्सेस कैप्सूल। चलिए आज पजल के सेकंड सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं फिक्स वेरिएबल से रिलेटेड। तो आइए ज़रा क्वेश्चन देखते हैं। 8 persons MNOP QRSW have their birthdays on 10th and 27th of 4 different months, March, April, May and June. M has birthday on 10th of a month which is having 31 days. Only one person has birthday before N. Number of persons between M and N is 1 less than the number of persons between N and W. O and P's birthday were held in the same month having 30 days but not in April. R has birthday after S. Only 3 people have birthdays between N and Q. O's birthday was held before P. तो चलिए ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा काम, टेबल ड्रॉ करेंगे। टोटल पर्सन है 8। तो देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम 3 कॉलम बना रहे हैं। ये 3 कॉलम क्यों बना रहे हैं? एक है कॉलम मंथ के लिए, दूसरा कॉलम डेट्स के लिए और तीसरा इनके नेम के लिए। तो हमें मंथ मिला है मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ डेज का जिक्र है तो हर मंथ में कितने डेज होते हैं इसका ध्यान रखना है आपने। और डेट जो गिवन है वो हर मंथ की 2 डेट है, 10th एंड 27th। तो आइए चलिए ज़रा आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। M हैज़ बर्थडे ऑन 10th ऑफ अ मंथ विच इज़ हैविंग 31 डेज। तो M का बर्थडे उस महीने की 10 तारीख को है जिसमें 31 दिन है, और 31 दिन वाले महीने 2 हैं, मार्च एंड मई। यानी मार्च या मई में से किसी एक दिन 10 तारीख को M का बर्थडे होगा। अभी फिक्स नहीं है, M यहाँ भी आ सकता है और M यहाँ भी आ सकता है, या तो 10 मार्च या 10 मई। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन हैज़ बर्थडे बिफोर N, यानी N के पहले केवल एक ही पर्सन है। इसका मतलब N का बर्थडे सेकेंड प्लेस पर आना चाहिए। सो दैट ओनली 1 पर्सन हैज़ बर्थडे बिफोर N, N से पहले केवल एक पर्सन का बर्थडे होगा। ओके, आगे देखिए। नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन M एंड N is 1 less than the number of person between N and W. तो M और N के बीच जितने भी पर्सन होंगे उससे एक, N और W के बीच जितने पर्सन होंगे उससे एक कम होने चाहिए। यानी N और W के बीच अगर X पर्सन है तो M और N के बीच X-1 होने चाहिए। तो यदि M और N के बीच X-1 है तो इसका मतलब N और W के बीच एक ज़्यादा होने चाहिए। O and P's birthday were held in the same month having 30 days but not in April. तो O और P का बर्थडे सेम मंथ में है, लेकिन 30 डेज वाला वो मंथ तो है लेकिन वो अप्रैल नहीं। तो 30 डेज वाले 2 मंथ हैं हमारे पास, एक अप्रैल और एक जून। तो अगर अप्रैल में नहीं हुआ है इसका मतलब जून में O और P का बर्थडे। तो O और P में से कहीं एक, कोई एक 10 जून को होगा और दूसरा 27 जून को होगा। R हैज़ बर्थडे आफ्टर S, R का बर्थडे S के ठीक बाद है। R का बर्थडे S के बाद है, ठीक है। यानी ये नहीं बताया कितने बाद है, लेकिन R का बर्थडे जो है वो S के बाद है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया ओनली 3 पर्सन्स हैव बर्थडे बिटवीन N एंड Q। N और Q के बीच 3 पर्सन का बर्थडे है। इसका मतलब N से Q की पोजीशन 3 पर्सन के बाद आएगा। N यहाँ है तो N के 1, 2, 3 पर्सन के बाद कौन आ जाएगा? Q आ जाएगा। तो N के 3 पर्सन के बाद कौन आ गया? Q आ गया। अब देखिए इस M और N की कंडीशन को समझिए। M की बेसिकली 2 पॉसिबल कंडीशंस आ रही थी। अगर हम M को यहाँ रखें तो M और N इनके बीच नंबर ऑफ पर्सन 0, तो इससे एक बढ़ जाने चाहिए N और W में, यानी N और W के बीच एक पर्सन आना चाहिए। तो N और N के एक पर्सन के बाद क्या W को रख सकते हैं? जी बिल्कुल, W को रखा जा सकता है।
अब देखो 2 पर्सन के लिए जगह बच रही है एस और आर, तो पहले एस और एस के बाद कहीं आर, ये भी प्लेस हो जाएगा। और लास्ट क्या बोला गया, ओज बर्थडे वॉज हेल्ड बिफोर पी, पी से पहले ओ, यानी पहले ओ आएगा और बाद में पी आएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस बनकर तैयार हो गया, MNSWRQOP, ये इनके बर्थडे का सीक्वेंस हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपको उसे सॉल्व करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी प्लान्स टू ऑर्गेनाइज सेमिनार ऑन इन 7 डिफरेंट सिटीज, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद एंड भोपाल, इन अ वीक बिगिनिंग फ्रॉम मंडे। तो अब देखो वीक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है और इसकी शुरुआत की गई है मंडे से, ठीक है। तो कॉलम बना लेते हैं। तो हमें केवल 2 ही चीज़ें बताई गई हैं, एक डे के बारे में जानकारी, एक डे हो गए और दूसरा सेमिनार हो गया। डे की शुरुआत है मंडे से, सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलिए अब देखिए यहां पर क्या बोला गया, 3 सेमिनार टेक्स प्लेस बिटवीन सेमिनार हेल्ड इन कानपुर एंड आगरा। कानपुर और आगरा के सेमिनार के बीच 3 सेमिनार होने हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर कानपुर और आगरा के बीच सेमिनार 3 होने हैं, इसका मतलब इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन जो है ना वो चौथी हो जाएगी आपस में, इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन आपस में चौथी हो जाएंगी। नेक्स्ट, इन लखनऊ सेमिनार डजंट टेक प्लेस ऑन एनी वर्किंग डे। लखनऊ का सेमिनार किसी वर्किंग डे में नहीं है, इसका मतलब लखनऊ का सेमिनार नॉन वर्किंग डे में है। अब ये नॉन वर्किंग डे कौन सा है ये नहीं पता, इसलिए अभी बस इसे नोट करके आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या हमें नॉन वर्किंग डे को लेकर कोई जानकारी मिल रही है या नहीं। तो चलिए ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, सेमिनार इन इलाहाबाद इज फॉलोड बाई सेमिनार इन अलीगढ़। तो सेमिनार इन इलाहाबाद इज फॉलोड बाई सेमिनार इन अलीगढ़ का मतलब इलाहाबाद के सेमिनार के ठीक बाद नेक्स्ट डे अलीगढ़ का सेमिनार होगा। इलाहाबाद के सेमिनार के ठीक बाद अलीगढ़ का सेमिनार होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेमिनार इन आगरा इज हेल्ड ऑन द डे बिटवीन सेमिनार इन अलीगढ़ एंड लखनऊ। तो जो आगरा का सेमिनार है वो अलीगढ़ और लखनऊ के बीच होने हैं। आगरा का सेमिनार अलीगढ़ और लखनऊ के बीच में, यानी जाहिर सी बात है अलीगढ़ से फर्स्ट प्लेस पर आगरा आएगा और आगरा से फर्स्ट प्लेस पर लखनऊ, तभी तो आगरा अलीगढ़ और लखनऊ के बीच आएगा। अब ध्यान से देखिए, अलीगढ़ के ठीक पहले तो इलाहाबाद है, तो आगरा ठीक पहले जा नहीं सकता, यानी हम ये कह सकते हैं अलीगढ़ के तुरंत बाद आगरा होगा और आगरा के तुरंत बाद लखनऊ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। सेमिनार इन भोपाल इज हेल्ड 3 days बिफोर सेमिनार इन इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के 3 दिन पहले भोपाल का सेमिनार होगा। इलाहाबाद के 3 दिन पहले भोपाल का सेमिनार होगा। सैटरडे एंड संडे आर नॉन वर्किंग डेज। तो ये बता दिया गया कि लखनऊ का सेमिनार जो है वो नॉन वर्किंग डेज में था। इसका मतलब ये निकलता है कि लखनऊ का सेमिनार या तो सैटरडे है या संडे है, क्योंकि अब मेंशन्ड है सैटरडे एंड संडेज आर नॉन वर्किंग डेज। तो चलिए ज़रा यहीं से शुरू करते हैं। अगर लखनऊ को हम संडे पुट कर लें तो क्या होगा? एक पॉसिबिलिटी, अगर ये गलत हो गया इट मीन्स लखनऊ डेफिनेटली सैटरडे आएगा। लखनऊ संडे, लखनऊ के ठीक पहले आगरा, आगरा के ठीक पहले अलीगढ़, अलीगढ़ के ठीक पहले इलाहाबाद और इलाहाबाद के 3 दिन पहले भोपाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड भोपाल। अब ध्यान से देखिए, आगरा से चौथे दिन कानपुर भी होना चाहिए। अब आगरा यहाँ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ आ जाएगा कानपुर और बचा सिटी कौन सा? मथुरा। तो जो लास्ट सिटी बची मथुरा, उसे हमने प्लेस कर दिया।
तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये था डे बेस्ड पजल्स, वीक डे बेस्ड पजल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, देयर आर 7 पर्सन्स PQRSTUV born in the years 1984, 46, 67, 72, 82, 89 and 92. Their age are considered as on the same month and day of 2017 as their date of birth. तो देखो 7 पर्सन हैं और ये 3 कॉलम्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ये 3 कॉलम बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, अब इस पर आइए। तो पहला तो ये हो गया इनके ईयर ऑफ बर्थ जो हमें गिवन है, इनके ईयर ऑफ बर्थ। ईयर ऑफ बर्थ से हम क्या करेंगे, इनकी एज निकाल लेंगे और नेक्स्ट कॉलम में पुट करेंगे इनके नेम। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे की जो जानकारी है वो ईयर के बारे में कम है और इनके एज को लेकर ज़्यादा है। तो हम पहले इनकी एजेस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें जो ईयर मेंशन्ड है वो है 1946, 1967, 1972, 1982, 1984, 1989 एंड 1992। ये सारे इनके ईयर ऑफ बर्थ है और यहाँ जो हमें इनकी एज फाइंड आउट करनी है वो रेफरेंस ईयर है 2017। तो हमें 2017 से सबकी एज निकालनी है। तो 2017 में 1992 का जिसका बर्थ था उसकी उम्र 2017 में कितनी हो गई होगी, 25। इससे 3 साल बड़ा ये, यानी इसकी एज 28। इससे 5 साल बड़ा 33। इससे 2 साल बड़ा 35। इससे 10 साल बड़ा 45। 5 साल बड़ा 50 और ये 21 साल बड़ा यानी 71। तो बेटा ये क्या किया हमने, सबकी एज पहले फाइंड आउट कर ली। अब आगे पढ़ते हैं और आगे की जानकारियों को देखते हैं। तो देखिए अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ Q एंड R। Q और R के बीच का जो एज का डिफरेंस है, तो ये मान लीजिए मैंने Q लिखा और ये R, इनके बीच जो एज का डिफरेंस है कितना है नहीं पता, तो हमने लिख दिया X। ठीक है, सो द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ Q एंड R इज twice the square root of the age of the one of the 7 persons। ये twice है किसका, स्क्वायर रूट, और इनमें से किसी एक पर्सन के एज की, किसी एक पर्सन के एज की। तो किसी एक व्यक्ति का एज, उस एज के अंडर रूट, और अंडर रूट का 2 गुना जो होगा वैल्यू आएगी, वो वैल्यू का डिफरेंस होगा एज का Q और R में। ठीक है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिए। क्योंकि यहां सारी वैल्यूज होल नंबर में है, सारी की सारी वैल्यूज होल नंबर में, तो किसी भी 2 पर्सन के बीच के एज का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस भी एक होल नंबर होना चाहिए। वो होल नंबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या कि Q और R के बीच जो एज का डिफरेंस X आएगा, ये X की वैल्यू होल आनी चाहिए। ये x की वैल्यू होल कब आएगी, जब 2√A1 की वैल्यू होल आए, और ये वैल्यू होल तब आएगी जब √A1 होल आ जाए, जब √A1 होल आ जाए। और √A1 कब होल आएगा, जब A1 की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जब उस पर्सन की एज की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या हमारे पास किसी भी पर्सन की एज की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर दिख रही है? तो ध्यान से देखिए, एक परफेक्ट स्क्वायर की एज की वैल्यू हमारे पास है विच इज 25। यानी यहां से हम कह सकते हैं जो A1 की वैल्यू है वो A1 की वैल्यू कितनी है, 25। तो अगर मैं 25 यहां पुट कर दूं तो 2√25, √25 होगा कितना, 5, यानी ये आ जाएगा कितना, 2 × 5 10। इट मीन्स व्हाट, Q और R के बीच जो एज का डिफरेंस है ये डिफरेंस 10 ईयर्स का है। तो X की वैल्यू हमें मिल गई है 10 ईयर्स। अब यहां अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन सी ऐसी एज की वैल्यू है जिनके बीच आपस में 10 साल का अंतर है, जैसे देखो एक डिफरेंस दिख रहा है 25 और 35, इनके बीच 10 का फर्क है। इसका मतलब 25 या 35 में से कोई एक Q की एज होगी,
और दूसरी एज आर की होगी। इसी तरह एक 35 और 45 भी है, इनके बीच भी 10 साल का अंतर, यानी 35 और 45 में से कोई एक एज क्यू की हो और दूसरी एज आर की हो, यानी 25, 35, 45 में से एक एज क्यू की है और एक एज आर की है, 10 साल के फर्क के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ आर एंड एस। अब देखो, अब बात होने लगा आर और एस के बीच के एज के डिफरेंस की। मान लीजिए ये वाई है, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड बाई आर एंड एस इज द सेम नंबर ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द एजेस ऑफ एनी टू ऑफ द अदर 5 पर्सन। तो देखो, ये बोलना ये चाह रहा है कि आर और एस के बीच जो एज का डिफरेंस है वो अन्य 5 व्यक्ति जो बचे, अन्य 5 मतलब आर और एस को जो छोड़कर बचे, उनमें से जो 5 पर्सन बचे, उनमें से किसी 2 की एज को आपस में डिवाइड करके बनना चाहिए। तो अब वो 2 कौन है ये नहीं पता, लेकिन आपको ये बस बताया गया जा रहा है कि कोई 5 में से कोई 2 पर्सन ऐसे होंगे जिनकी एज को आपस में डिवाइड करने पर ये वैल्यू तैयार होनी चाहिए। कुछ बात समझ में आ रही? तो बोला यही गया कि आर और एस के बीच का जो एज का डिफरेंस है वो डिफरेंस उतना ही है जितना 2 व्यक्तियों के एज को डिवाइड करने पर वैल्यू आती है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि सारी की सारी एज की वैल्यू एक होल नंबर है, तो इनके बीच का डिफरेंस भी एक होल नंबर होगा, यानी y की वैल्यू होल आनी चाहिए। y की वैल्यू होल तभी आएगी जब a2/a3 की वैल्यू होल आ जाए, और a2/a3 की वैल्यू तभी होल आएगी जब a2 a3 के किसी मल्टीपल में होगा, a3 के किसी मल्टीपल में a2 होगा, तभी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्टेंट एक होल नंबर बनेगा। जैसे देखो, यहाँ अगर हम मल्टीपल की बात करें तो 25 और 50 ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के मल्टीपल में हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ a2 50, a3 25, दोनों को डिवाइड कीजिए, एक होल नंबर तैयार हो रहा है 2, यानी y का एज का डिफरेंस हम कह सकते हैं, y की वैल्यू कितनी है, 2 साल है। ये समझ में आया? तो ऐसी कोई वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 28 का 2 गुना होता है 56 तो है नहीं, अगर 28 56 होता तो हो सकता वो भी हो सकते थे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात समझोगे, वो ये कि a2 की एज 50 है और a3 की एज 25 है, इन दोनों में से कोई भी RS नहीं है, ये R और S की एज नहीं हो सकती, अन्य 5 व्यक्तियों की एज हो सकती है, 7 में से अन्य 5 की एज हो सकती है, ये R और S की एज नहीं हो सकती। तो देखो यहां से सीधा सीधा समझ में आ गया कि बेटा R की एज 25 नहीं हो सकती। अब चूंकि R की एज की पॉसिबिलिटी आ रही थी 25, ये कैंसिल हो गया। अब R की एज या तो 35 हो सकती है या 45 हो सकती है। अब ये संभव तभी होगा जब इससे 2 साल के फर्क के साथ S का एज निकल जाए। तो जैसे R की एज अगर 35 लिया तो या तो 2 साल S बड़ा होगा या तो 2 साल S इससे छोटा होगा। यदि 2 साल बड़ा हुआ तो R की एज में 2 ऐड करो, 25 + 2 35 + 2 37। क्या 37 हमारे पास है? नहीं है। लेकिन 35 - 2 33। क्या 33 की वैल्यू अवेलेबल है? हमारे पास एज में अवेलेबल है। इसी तरह अगर R की एज 45 हुई तो इससे 2 साल के डिफरेंस के साथ S आएगा, या तो 2 साल बड़ा हो या तो 2 साल छोटा हो। बड़ा होने पर 45 में 2 ऐड करेंगे, छोटा होने पर 45 में 2 माइनस करके देखेंगे। तो 45 में 2 ऐड किया 47। क्या 47 की एज की वैल्यू हमारे पास है? नहीं है। 45 से 2 घटाया 43, 43 भी यानी 43 भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इससे यह पता चल गया कि R की एज 45 नहीं है। बोलो ये समझ में आ गया ना? अब यहां से देखिए कि R की एज कितनी आई? 35। तो S की एज कितनी आई? 33। ये फिक्स हो गया। अब अगर R की एज 35 है तो इसका मतलब Q का 10 साल का डिफरेंस आना चाहिए इसके साथ। अब वो 25 में भी आ रहा और 45 में भी आ रहा है, 2 जगह की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अब क्या करें? आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, एज ऑफ P इज ग्रेटेस्ट अमंग दोज हुज एज इज इन अ मल्टीपल ऑफ 5। यानी 5 के मल्टीपल की जो भी एज की वैल्यू है, उन वैल्यू में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही P की एज होगी।
अब जैसे 5 की एज की मल्टीपल की वैल्यू 25 भी है, 35 भी है, 45 भी है, 50 भी है। इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू है? सबसे बड़ी वैल्यू 50। इसका मतलब P की एज होगी 5 के मल्टीपल की सबसे बड़ी वैल्यू जो अवेलेबल है 50। T इज ओल्डर देन V हु इज नॉट द यंगेस्ट। T के बारे में बताया गया यह V से बड़ा है जी, और V यंगेस्ट नहीं है। V यंगेस्ट नहीं है यानी V यहां है नहीं। ठीक है, क्लियर। और फिर देखिए क्या बोला गया, Q इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन। Q भी सबसे छोटा नहीं है। Q भी सबसे छोटा नहीं है। अगर Q सबसे छोटा नहीं है तो Q की एज 25 तो नहीं हो सकती। इसका मतलब Q की एज 25 नहीं तो Q की एज डेफिनेटली क्या होगी? 45। तो Q को हम यहां पुट कर लेंगे 45। अब देखो V से बड़ा T है और 3 जगह खाली हैं और V सबसे नीचे आ नहीं सकता। इसका मतलब V को यहां रखना होगा और V से बड़ा है T को रख लिया। अब देखो 6 पर्सन हमने पुट कर लिए हैं, एक ही पर्सन बच रहा है दैट इज U। तो U को हमने यहां प्लेस कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है अब सॉल्व। आइए बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 persons TUVWXYZ appears for IBPS exam on 7 different days on December 5th, 6th, 12th, 13th, 15th, 13th, 19th, 25th and 26th. Each of them belongs to a different city: Delhi, Kanpur, Patna, Ambala, Ranchi, Amritsar and कोलकाता। अब इससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहले टेबल बना ले। टेबल में क्या क्या चीज़ें अब हमारे पास आ जाएंगी? सबसे पहले डेट, तारीखें, ठीक है, इसके साथ इनके नाम और नाम के साथ इनके शहर। ठीक है, क्लियर है ना? तो 7 पर्सन्स हैं, 7 रोज बना लेते हैं। चूंकि डेट हमने बोला था कि फिक्स वेरिएबल जो भी होगा उसे सबसे पहले प्लेस कर लेंगे। ठीक है, फिर इनके नेम और फिर इनके शहरों के नाम यानी सिटीज। तो आइए चलिए जरा आगे देखते हैं। द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली अपीयर्स ऑन द एग्जाम ऑन 25 दिसंबर। तो 25 तारीख को जो अपीयर करने वाला है वो दिल्ली का रहने वाला है, ये हमने नोट कर लिया। Z बिलोंग्स टू कानपुर एंड अपीयर्स इन द एग्जाम ऑन 12 दिसंबर। तो Z कानपुर का रहने वाला है और 12 तारीख को अपीयर कर रहा। तो Z 12 तारीख को अपीयर कर रहा, कानपुर भी हमने प्लेस कर दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यू अपीयर इन द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर X। तो X के ठीक पहले U आ रहा है। X जहां भी आएगा उसके ठीक पहले वाली डेट पर U आ जाएगा। U डजंट अपीयर इन द एग्जाम ऑन अ डे आफ्टर Z। इसका मतलब यह है कि Z के बाद जितनी भी तारीखें हैं इसमें U अपीयर नहीं कर रहा। तो U डजंट अपीयर इन द एग्जाम ऑन अ डे आफ्टर Z का मतलब Z के बाद की तारीखों पर U अपीयर नहीं कर रहा। इसका मतलब U Z के पहले की तारीख पर अपीयर करेगा। तो U Z के बाद अपीयर नहीं कर सकता, इसका मतलब है पहले अपीयर करेगा। और हमें पता है U के तुरंत बाद किसे रखना? X को। तो हम U को 6 तारीख को नहीं रख सकते क्योंकि तुरंत बाद X आएगा नहीं। इसका मतलब U आ जाएगा 5 तारीख को और इसके ठीक पीछे आ जाएगा X, ताकि दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाए। एक कंडीशन Z के बाद U नहीं, दूसरी कंडीशन X के ठीक पहले U आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता डजंट अपीयर इन द एग्जाम ऑन और बिफोर 19 दिसंबर। मतलब जो कोलकाता का रहने वाला है वो 19 तारीख या उसके पहले अपीयर नहीं करता, तो 19 तारीख के बाद अपीयर करेगा। 19 तारीख या उससे पहले कोलकाता वाला अपीयर नहीं करेगा, तो 19 तारीख के बाद करेगा। बाद की 2 तारीखें हैं 25, 26, जिसमें से 25 को दिल्ली वाला अपीयर कर रहा, इसका मतलब कोलकाता वाला 26 को अपीयर करेगा। चूंकि कोलकाता वाला 19 तारीख या उससे पहले अपीयर नहीं कर रहा, यानी यहां कोलकाता पॉसिबल नहीं, तो 19 के बाद की तारीखों में कोलकाता पॉसिबल होगा। और 19 के बाद की 2 तारीखें थी 25, 26, जिसमें से 25 तारीख को दिल्ली अपीयर कर रहा, इसका मतलब कोलकाता के लिए एक ही तारीख बची 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
द वन हु बिलोंग्स टू पटना अपीयर्स इन द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर वी। तो जो पटना का है वो वी के तुरंत बाद अपीयर करा, यानी वी के ठीक नीचे पटना वाला होना चाहिए। वी के ठीक नीचे पटना, तो एक ही जगह देखो यहां रख सकते हैं, यहां वी और वी के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, पटना। इसके नीचे कहीं भी वी रखो, तुरंत बाद पटना पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रांची। एक्स जो है वो रांची का रहने वाला नहीं है, तो यहां हम रांची पुट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, द वन हु बिलोंग्स टू अमृतसर डज नॉट अपीयर इन द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर और आफ्टर जेड। तो अमृतसर वाला जो है वो ना ही जेड के ठीक पहले अपीयर कर रहा, ना ही जेड के ठीक बाद अपीयर कर रहा, यानी इन दो जगह अमृतसर वाला नहीं हो सकता। तो अमृतसर के लिए केवल एक जगह बची है, तो इस जगह पर किसे पुट कर लें, अमृतसर पुट कर लिया। अब देखो सिटी के लिए दो जगह बची, जिसमें से रांची यहाँ आ नहीं सकता, तो बेटा रांची यहाँ आ जाएगा। और ध्यान से देखिए एक ही लास्ट सिटी बचा है पुट करने को, और वो लास्ट सिटी है अंबाला, तो अंबाला यहाँ आ जाएगा। अब आगे की बात पढ़ते हैं। वाई डजेंट अपीयर इन द एग्जाम ऑन 26 दिसंबर नॉर डज ही बिलोंग टू पटना। तो वाई जो है वो 26 तारीख को अपीयर नहीं कर रहा, और वाई पटना का भी रहने वाला नहीं है, यानी इन दो जगह वाई आ नहीं सकता। इसका मतलब वाई के लिए एक ही जगह बची, दिल्ली 25 तारीख, इसलिए वाई वहाँ आ जाएगा। डब्ल्यू अपीयर्स इन द एग्जाम ऑन अ डे बिफोर टी। तो डब्ल्यू पहले अपीयर कर रहा है किससे, टी से, तो टी से पहले किसे प्लेस कर लिया, डब्ल्यू को प्लेस कर लिया। तो ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व। हर तारीख को किसका एग्ज़ाम है और वो किस शहर का रहने वाला है, और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिन्हें हमें आंसर करना होता है। सो आई थिंक सो आपको ये सारे क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे कि इसे कैसे डील करना है, डिस्कस करना है, सॉल्व करना है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।